स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई? ए. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, बी. भारतीय वन सर्वेक्षण, सी. भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, डी. इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, भारतीय वन सर्वेक्षण। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की। ISFR को भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 1987 से द्विवार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। देश का कुल वन एवं वृक्ष आवरण 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। देश के वन और वृक्ष आवरण में 1,445.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जिसमें वर्ष 2021 की तुलना में वन आवरण में 156.41 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. केंद्रीय बजट 2025 में मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन को बढ़ावा देने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। 2. वर्ष 2022 से मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग मिला। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केंद्रीय बजट 2025 में मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन को बढ़ावा देने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। अतः कथन 1 सही है। वर्ष 2022 में मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन 1982 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो समुद्री क्षेत्रों में राज्य के अधिकार क्षेत्र के लिए रूपरेखा निर्धारित करता है। 2. यह समुद्री क्षेत्रों को 5 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित करता है, अर्थात आंतरिक जल, प्रादेशिक समुद्र, सन्निहित क्षेत्र, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और उच्च समुद्र। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अनक्लॉज 1982 यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो समुद्री और सामुद्रिक गतिविधियों के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करता है। इसे समुद्र का कानून भी कहा जाता है। यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो समुद्री क्षेत्रों में राज्य के अधिकार क्षेत्र के लिए रूपरेखा निर्धारित करता है। यह विभिन्न समुद्री क्षेत्रों को एक अलग कानूनी दर्जा प्रदान करता है। अतः कथन 1 सही है। यह समुद्री क्षेत्रों को 5 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित करता है, अर्थात आंतरिक जल, प्रादेशिक समुद्र, सन्निहित क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र और उच्च समुद्र। अतः कथन 2 सही है। यह तटीय राज्यों और महासागरों में नौवहन करने वालों द्वारा अपतटीय शासन के लिए आधार प्रदान करता है। यह न तो तटीय राज्यों के अपतटीय क्षेत्रों को शामिल करता है, बल्कि 5 संवर्धित जिलों में राज्यों के अधिकार और क्षेत्र के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश भी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, अब्राहम एकॉर्ड जो लॉस एंजलिस समाचारों में आता है का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। ए. इजराइल और फिलिस्तीनी अधिकारियों के बीच शांति समझौता संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों से। बी. संयुक्त राज्य अमेरिका की घाटियों में इजराइल और विभिन्न अरब देशों के बीच आम धारणा को एक श्रृंखला बना दिया गया। सी. मध्य पूर्व में इजराइल और नाटो के बीच एक रक्षा समझौते का मुकाबला करने के लिए। डी. इजराइल और ईरान के बीच आर्थिक सहयोग के लिए क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अब्राहम एकॉर्ड वर्ष 2020 में इजराइल और विभिन्न अरब देशों के बीच हस्ताक्षरित संप्रभुता का एक श्रृंखला है जो मध्य पूर्व में डॉक्यूमेंट में एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है। इस एक्ट का नाम अब्राहम एकॉर्ड रखा गया था, जो यहूदी और अरबों के कथित समान पूर्वज थे। बाइबल में अब्राहम के संदर्भ में वर्णित था और भाईचारे की अभिव्यक्ति के रूप में थी। मूलतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, हार्मोनाइज सिस्टम या HS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह पहचान, टैरिफ निर्धारण और व्यापार सांख्यिकी की सुविधा प्रदान करता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एकरूपता सुनिश्चित होती है।
2. इसका प्रबंधन विश्व व्यापार संगठन द्वारा किया जाता है। 3. इसे प्रत्येक 5 वर्ष में संशोधित किया जाता है और इसमें 6 अंकों का कोड उपयोग किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हार्मोनाइज्ड सिस्टम या एचएस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एकरूपता सुनिश्चित करते हुए पहचान, टैरिफ निर्धारण और व्यापार सांख्यिकी की सुविधा प्रदान करती है, अतः कथन 1 सही है। इसका प्रबंधन विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा किया जाता है जो व्यापारिक वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए एक वैश्विक मानक है, अतः कथन 2 सही नहीं है। इसे प्रत्येक 5 वर्ष में संशोधित किया जाता है और इसमें 6 अंकों का कोड का उपयोग किया जाता है जिसमें देश आगे वर्गीकरण के लिए एक्सटेंशन जोड़ते हैं, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, मिर्गी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मिर्गी एक विकार है जो मस्तिष्क में असामान्य विद्युतीय गतिविधियों के कारण होती है। 2. राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। WHO द्वारा मिर्गी को एक क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल विकार के रूप में मान्यता दी गई है जो मस्तिष्क में असामान्य विद्युतीय गतिविधियों के कारण होती है जिससे दौरे पड़ते हैं, अतः कथन 1 सही नहीं है। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हर वर्ष 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 2. विश्व रेडियो दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को रेडियो के महत्व का एहसास कराना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हर वर्ष 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, अतः कथन 1 सही है। बता दें कि प्रिंट माध्यम दुनिया में जनसंचार का पहला रूप था। विश्व रेडियो दिवस 2025 की थीम रेडियो और जलवायु परिवर्तन है। टेलीविजन और स्मार्टफोन के युग में भी रेडियो आज भी एक महत्वपूर्ण संचार माध्यम बना हुआ है। विश्व रेडियो दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को रेडियो के महत्व का एहसास कराना है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, SAFTA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की मुक्त व्यापार व्यवस्था है। 2. इसके हस्ताक्षरकर्ता देशों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार से SAFTA मानदंडों के दुरुपयोग के कारण नेपाल और अन्य सार्क देशों से खाद्य तेलों के प्रवाह को विनियमित करने का अनुरोध किया है। SAFTA दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के मुक्त व्यापार व्यवस्था है, अतः कथन 1 सही है। यह समझौता 1993 के सार्क अधिमान्य व्यापार समझौते के बाद 2006 में लागू हुआ। इसके हस्ताक्षरकर्ता देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है, अतः कथन 2 सही है। SAFTA ने अपनी प्रस्तावना में LDCs के लिए विशेष और विभेदकारी व्यवहार की आवश्यकता को मान्यता दी है। इसका उद्देश्य संविदाकारी राज्यों के बीच आपसी व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। SAFTA का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह कर्नाटक के कोडागु जिले में पश्चिमी घाट में स्थित है। 2. इसका नाम इसके सबसे ऊंचे स्थान ब्रह्मगिरी शिखर से लिया गया है। 3. इसका क्षेत्रफल लगभग 181 वर्ग किलोमीटर है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हालिया खबरों के अनुसार ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य के बफर जोन में आदिवासियों के लिए गांव बनाने के राज्य सरकार के कदम से उनकी सुरक्षा पर सवाल उठाने के साथ ही वन्यजीव संघर्ष को बढ़ावा मिलने की चिंता भी पैदा हो गई है। अब जानते हैं ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। यह कर्नाटक के कोडागु जिले में पश्चिमी घाट में स्थित है, अतः कथन 1 सही है। इसका क्षेत्रफल लगभग 181 वर्ग किलोमीटर है, अतः कथन 3 सही है। इसका नाम इसके सबसे ऊंचे स्थान ब्रह्मगिरी शिखर से लिया गया है जिसकी ऊंचाई 1607 मीटर है, अतः कथन 3 सही है। लक्ष्मण तीर्थ नदी अभयारण्य से निकलती है और कावेरी नदी की एक सहायक नदी है। यह कॉफी और इलायची के बागानों से घिरा हुआ है। यह शेर पूंछ वाले मकाक का घर है जो एक दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति है।
तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण या FSI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत FSI भारत में नोडल मत्स्य पालन संस्थान है। 2. इसकी स्थापना वर्ष 1946 में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के विकास के माध्यम से खाद्य आपूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के स्टेशन के रूप में की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।